वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये वीडियो होने जा रही है गवर्नर जनरल्स के ऊपर। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का ये हिस्सा है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हों, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता है और फिर वाइसरॉय आते हैं। इनसे हर साल आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। चाहे आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए, कालक्रम अनुसार लगाइए, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो चाहे वो मेंस के सवाल हों, चाहे वो प्रीलिम्स के सवाल हो, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर इससे सवाल आता है तो आप 100% सही करके आएंगे, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से सवाल बहुत इंपॉर्टेंटली बन जाते हैं, तो इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस, बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो उसमें टेस्ट सीरीज़ भी हो रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस टेस्ट करें तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर हम देखें तो इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव से, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया गया। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए 1772 में, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो पहले ही एक गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, वॉरेन हेस्टिंग्स, और इनके बाद 1772 के बाद जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो देखते हैं इनका कार्यकाल देखते हैं। तो 1772 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल रहा वॉरेन हेस्टिंग्स, और इनके टाइम पे क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स और इवेंट्स हुए, क्या सुधार हुए, क्या कार्यक्रम हुए, इनको देखते हैं। सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। उसके बाद सुप्रीम काउंसिल बनती है बंगाल की। फिर सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम एक फोर्ट था कैलकाटा के अंदर। तो 1774 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया गया। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई 1784 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। फिर उन्होंने जो मुग़ल पेंशन जो थी, शाह आलम टू को जो पेंशन दिया करते थे उसको रोक दी, यानी कि मुग़ल का जो रूलर था शाह आलम टू, उसको पेंशन देनी बंद कर दी। फिर जो बंगाल के अंदर डुअल सिस्टम चल रहा था, जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर जो ट्रेजरी थी, यानी कि जो कोषागार था, उसको मुर्शिदाबाद से कैलकाटा शिफ्ट कर दिया गया। फिर जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया भारत में, बंगाल गैजेट के नाम से, 1780 के अंदर। पहला एंग्लो मराठा वार होता है 1775 से 1782 के बीच में। दूसरा एंग्लो मैसूर वार होता है 1780 से लेकर 1784 के बीच में। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 1784 के बीच में। फिर फर्स्ट रोहिला वॉर होता है 1773 से 1774 के बीच में। रिंग फेंस पॉलिसी आती है इनके दौरान। कैलकाटा में मदरसा फाउंड किया जाता है अलिया यूनिवर्सिटी में 1780 में। फिर कलेक्टर की पोस्ट, यानी कि जो डीएम की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है, वो क्रिएट की गई है। फिर ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल रहे हैं जिनको कि इम्पीचमेंट जिनके ऊपर हुआ है, यानी कि वो इम्पीचमेंट क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट रोहिला वॉर था उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो उसके वजह से उन पर मुकदमा चला है। एक्सपेरिमेंटेशन ऑन लैंड सेटलमेंट्स, तो लैंड सेटलमेंट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 1772 में 5 ईयर सेटलमेंट लाए, उसको फिर 1 ईयर में चेंज कर दिया गया 1776 में। ही फॉर्म्ड अमीनी कमीशन इन 1776 में अमीनी कमीशन बनाया गया। दस्तक सिस्टम जो उस टाइम पे चल रहा था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उसको ख़त्म कर दिया गया। और इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। तो चार्ल्स विल्किंस ने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था भगवत गीता का, वो उसको भी किया। नेक्स्ट आता है 1786 से 1793 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहते हैं बंगाल के। तो इनके आने के टाइम पे लोअर कोर्ट्स और एपीलेट कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि निचली अदालतों को, और जो अपीली अदालत थे उनको इस्टेब्लिश किया गया। फिर जो परमानेंट सेटलमेंट था बिहार का, बंगाल का, 1793 में, उसको किया गया। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 1792 के बीच में। कॉर्नवालिस कोड आता है 1793 में। इन्होंने सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर दिया भारत में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत में सिविल सर्विसेज किसने इंट्रोड्यूस करी? सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर संस्कृत विद्यालय बनाया गया बनारस में, जो क्या वाराणसी है। इस्टेब्लिश किया इसको किसने? जोनाथन डंकन ने। ये जोनाथन डंकन जो थे उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे बॉम्बे के 1791 में। और सनसेट लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि सूर्यास्त कानून तक ये था कि जो जमींदार हुआ करते थे उनको जो कंपनी को जो पैसा देना होता था वो सूर्यास्त तक देना होता था। अगर सूर्यास्त तक उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनकी जो जमींदारी है वो चली जाएगी। तो इस तरह से सनसेट लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था।
नेक्स्ट 1793 से 1798 तक सर जॉन शोर जो रहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन लागू की, यानी कि वो इंटरवीन नहीं करते थे भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स थे या भारत के जो राजा थे उनके जो उनका जो कार्यक्रम होता था या उनका जो कार्यकाल होता था उसके अंदर उन्होंने कुछ भी दखलंदाजी नहीं की। चार्टर एक्ट लेके आए 1793 का। सेकेंड रोहिला वॉर होता है 1794 का, और खरदा में एक बैटल होता है बिटवीन निज़ाम और मराठास। तो मराठास और निज़ाम के बीच में 1795 में युद्ध होता है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड वेलेस्ली। फिर लॉर्ड वेलेस्ली आए 1798 से लेके 1805 तक। इनका कार्यकाल रहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। इन्होंने सब्सिडरी अलाइंस का कॉन्सेप्ट लेके आए 1798 में सहायक गठबंधन का, यानी कि चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सब्सिडरी ट्रीटी हुई बेसीन के साथ 1802 में। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803-1805 में। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया कैलकाटा में 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो सिविल सर्वेंट्स थे उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने एक कॉलेज बनाया यहाँ पे। राजभवन बनाया गया कैलकाटा में 1803 में। तो राजभवन 1803 में बनाया गया। और एक सेंसरशिप एक्ट लेके आए 1799 में, जिसमें कि एक सेंसरशिप होने लगी, यानी कि अखबार में क्या छपेगा वो चीज़ पहले सेंसर होगी, पहले देखा जाएगा कि आप क्या छाप रहे हो, सरकार के खिलाफ तो नहीं छाप रहे। नेक्स्ट 1805 से लेकर 1807 के बीच में आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। तो ये एक्टिंग गवर्नर जनरल थे भारत के अंटिल द अराइवल ऑफ लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को भारत का अगला गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, लेकिन जब तक वो नहीं आए तब तक सर जॉर्ज बार्लो ने ही कार्यकाल संभाला। डिमिनिश्ड द एरिया ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी बिकॉज ऑफ हिज पैशन फॉर इकोनॉमी एंड रिट्रेंचमेंट। अब सर जॉर्ज बार्लो ने जो ब्रिटिश टेरिटरी का एरिया था उसको थोड़ा सा कम कर दिया था, क्योंकि उनके अंदर पैशन था एक इकनॉमी के लिए, एक तो अर्थव्यवस्था के लिए, और रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को कंपनी से निकाल देते हैं, उसको नौकरी से निकाल देते हैं, यानी छटनी अगर आपने कर दी, तो अपने उस जुनून के कारण उन्होंने जो ब्रिटिश टेरिटरी का एरिया था उसको भी कम कर दिया था। सिपाही म्यूटिनी एट वेल्लोर। तो वेल्लोर में जो सिपाही म्यूटिनी होती है वो उनके कार्यकाल में होती है, यानी कि ये देखा जाए तो ये प्रिल्यूड कहा जाता है टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले जो हुआ वो वेल्लोर म्यूटिनी हुआ। फिर बैंक ऑफ कैलकाटा बनाया गया 1806 में, जो बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और आज के टाइम पे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट आते हैं 1807 से 1813 के बीच में लॉर्ड मिंटो वन। तो इनके कार्यकाल में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में, और चार्टर एक्ट 1813 आता है इनके दौरान। फिर 1813 से 1823 यानी कि 10 साल रूल किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। तो इनके दौरान जो पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की, जो सर जॉन शोर ने स्टार्ट की थी, वो ख़त्म हो गई। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है इनके टाइम पे, और इन्होंने जो पेशवाशिप थी मराठास की उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम था कि किस तरह से जो ज़मीन पे से जो उपज होती है, जो भी खेती होती है, उसमें से किराया कैसे लेंगे या जो भी टैक्स है वो कैसे लगाएंगे। तो उसके नाम पे एक रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया, जिसमें डायरेक्ट रैयत का मतलब होता है डायरेक्ट किसान। तो डायरेक्ट किसान से एक समझौता किया गया, जिसके तहत किसान जो है वो डायरेक्ट पैसा देगा कंपनी को। तो एस्टेब्लिशमेंट किया गया रैयतवाड़ी सिस्टम का मद्रास में और बॉम्बे में थॉमस मुनरो के द्वारा। फिर महालवाड़ी सिस्टम चलाया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, आगरा में, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश के एरिया के आसपास, गंगेटिक वैली में, पंजाब में, इन सब जगहों पे जो कर्ज वसूलने का यानी टैक्स वसूलने का जो तरीका था वो महालवाड़ी सिस्टम था। फिर एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1816 से लेकर 1818 तक, और इसमें पेशवाशिप को भी अबॉलिश कर दिया गया। फिर एंग्लो नेपलीज वॉर होता है 1814 से 1816, और 1816 में ट्रीटी ऑफ सगोली होती है। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई गई 1818 में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ रैयतवाड़ी सिस्टम का मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में बाय गवर्नर सर थॉमस मुनरो। महालवाड़ी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में किया मैकेंजी ने 1822 में। हिंदू कॉलेज जो कि अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, इसको कैलकाटा में बनाया गया 1817 में। पिंडारी वॉर जो होता है 1817 से 1818 में, इस वॉर में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया पिंडारी क्लैन ऑफ इंडिया। तो जो भारत में जो पिंडारी क्लैन थी, जो पिंडारी कबीला था, उसका पूरा विनाश कर दिया गया इस युद्ध के दौरान। फिर बंगाल टीनेसी एक्ट को पास किया गया, यानी कि जो काश्तकारी अधिनियम था 1822 का, उसको पारित किया गया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्म्ड इन 1823। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जनरल कमेटी भी बनाई गई पब्लिक इंस्ट्रक्शन की 1823 में। फिर 1823 से लेके 1828 का जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड एमहर्स्ट का रहा।
तो जो एनेक्सेशन था असम का लीडिंग टू द फर्स्ट बर्मीज़ वॉर ऑफ 1824, तो जो असम के एनेक्सेशन की वजह से यानी कि असम पे जो कब्जा करना चाहा उसकी वजह से पहला बर्मीज़ वॉर होता है, एंग्लो बर्मीज़ वॉर होता है, यानी एंग्लो यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच में और बर्मा के बीच में यानी कि म्यांमार के बीच में 1824 का एक युद्ध होता है। द म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर इन 1824, बैरकपुर की म्यूटिनी होती है 1824 में। फिर पहला एंग्लो बर्मीज़ वॉर होता है 1824 से 1826 के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट कर दिया बर्मीज़ किंग बेगीडो को। तो अब देखिए पहला जब एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ 1824-1826 के बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बर्मा के जो राजा थे बेगीडो उनको हरा दिया और वहाँ से उनसे असम, मणिपुर, अराकान और जो तेनासरिम का जो एरिया था उसको उनसे छीन लिया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट होता है संस्कृत कॉलेज का कैलकाटा में 1824 में। ट्रीटी ऑफ यांडाबो साइन होती है 1826 में, जब उनको जो यांडाबो एक जगह है म्यांमार के अंदर यानी कि बर्मा के अंदर, जब वहाँ के राजा को हरा दिया गया तो वहाँ पे ट्रीटी साइन होती है जिसमें उस राजा को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया और उनसे 1 मिलियन पाउंड भी लिए गए बर्मीज़ किंग बेगीडो से। अब जब 1833 तक जिस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, उसके बाद फिर एक चार्टर आता है 1833 का, और 1833 के चार्टर आने से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, यानी कि उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो जो वर्ष अगर हम देखें 1828 से लेकर 1835 तक, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले से 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, फिर 1833 से वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। तो 1828 से लेकर 1835 तक की जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड विलियम बेंटिक का रहा। तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ये इसका आपको ध्यान होना चाहिए। फिर जो बंगाल सती रेगुलेशन था वो लाया गया, यानी कि सती प्रथा को ख़त्म करने की बात की गई। फिर महालवाड़ी सिस्टम सेंट्रल इंडिया, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में आया। सेंट हेलिना एक्ट आता है, यानी कि 1833 वाला जो चार्टर है वो आता है, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज़ को राइट मिल जाता है कि वो भारत में आएँ और जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियनिटी धर्म है, उसको भारत में स्प्रेड करें, जिसमें कि पाकिस्तान भी इंक्लूड होता है कि जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे, जिसमें पाकिस्तान का एरिया भी था, तो उसके अंदर इसको एक्सपेंड करें सेंट हेलिना एक्ट के वजह से। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ को राइट मिला। तो यहाँ पे सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंट हेलिना एक्ट जो है वो किस एक्ट को कहा जाता है, तो वो चार्टर एक्ट जो है 1833 का, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कोल रिबेलियन होता है 1831 में। फिर बरासात अपराइजिंग होती है 1831 में टीटू मीर के द्वारा। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास होता है, जिसके तहत भारत में इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी स्कूल्स में इंग्लिश में पढ़ाई होगी और जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे इंग्लिश में काम होगा। तो इस एक्ट की वजह से ये हो जाता है। फिर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया गया कलकत्ता में, और सप्रेशन हुआ ठगी का जो सिस्टम था 1829 से 1835 के बीच में, तो जो ठगी का जो सिस्टम था उसको भी दमन किया गया। नेक्स्ट आता है 1835 से 1836 के बीच में लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ रहे भारत के गवर्नर जनरल। तो इन्होंने रिपीट किया 1823 का जो लाइसेंसिंग रेगुलेशंस थी उनको रिपीट किया। इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में ये फेमस हैं। ये इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे इंडियन प्रेस पे जो सेंसरशिप लगी हुई थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी, यानी कि जो पब्लिशर्स थे, न्यूज़पेपर के एडिटर्स थे, वो कुछ भी छाप सकते थे, चाहे सरकार के वो खिलाफ ही क्यों ना हो। इस वजह से उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। इन्होंने कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की 1836 में, जो आज के टाइम पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट 1836 से 1842 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो अब लॉर्ड ऑकलैंड ने एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी की, यानी कि 3 पार्टीज़ थी इसमें 1838 में, जो ब्रिटिशर्स के बीच में हुई, शाह शुजा के बीच में हुई और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ हुई। नेक्स्ट आता है पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1840 से 1842 के बीच में, जिसमें ब्रिटिश आर्मी मैसेकर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग अफगान आर्मी एंड मिलिशिया ड्यूरिंग द 1842 रिट्रीट फ्रॉम काबुल, वर्स्ट ब्रिटिश मिलिट्री डिजास्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1840 से 1842 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड के दौरान, उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी को बहुत बुरी तरह से नरसंहार कर दिया गया अफ़गान आर्मी के द्वारा। अफ़गानिस्तान की जो आर्मी थी, यानी अफ़गान लोगों की जो आर्मी थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी और उसकी वजह से जो भारत की यानी कि ब्रिटिश की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ से यानी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उस टाइम के युद्ध में। नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ बॉम्बे, जो 1840 में बनाया गया, बाद में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। फिर फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर संवाद प्रभाकर, उसको पब्लिश किया गया 1839 में।
तत्वबोधिनी सभा, जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, वो 1839 में इस्टेब्लिश हुआ इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट 1842 से 1844 के बीच में लॉर्ड एलन बोरो जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो ग्वालियर वॉर हुआ 1843 में इनके बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मराठास को हराया। फिर बैंक ऑफ मद्रास जो था 1843 का, वो इस्टेब्लिश हुआ। बाद में ये भी फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, क्योंकि ये सारे बैंक्स जो थे बाद में एसबीआई में मर्ज होते चले गए। फिर कॉन्क्वेस्ट हुआ और एनेक्सेशन हुआ सिंध प्रोविंस का बाय ब्रिटिश। तो यानी कि जो सिंध का जो प्रोविंस था, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, उसका कब्जा कर लिया उस पर ब्रिटिशर्स ने 1843 में। इंडियन स्लेवरी एक्ट यानी कि भारतीय दासता अधिनियम 1843 पास हुआ लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे। देखिए, अभी जितने भी ये गवर्नर जनरल्स हैं, इनका आपको क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन आए। आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा कि किसके बाद कौन गवर्नर जनरल आए और किन के कार्यकाल में क्या काम हुआ। नेक्स्ट आता है 1844 से लेकर 1848 तक आते हैं लॉर्ड हार्डिंज वन। तो जो लॉर्ड हार्डिंज थे, तो ये पहले एंग्लो सिख वॉर में पार्टिसिपेट किया इन्होंने 1845 से 1846 के बीच में जो हुआ। ब्रिटिश एम्पायर ने सिख एम्पायर को डिफीट करा और उनसे उनकी टेरिटरी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उसको कब्जा लिया। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 1846 में। ब्रिटिश ने कॉन्फिस्केट कर दिया कश्मीर को फ्रॉम द सिख्स। तो सिखों से जो कश्मीर था उसको उनसे छीन लिया गया और उसको जम्मू के राजा को बेच दिया 75 लाख रुपए में। फिर ट्रीटी ऑफ भैरोवल होती है 1846 में। और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि जो आज के टाइम पे आईआईटी रुड़की है, उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था 1847 में। तो ये 1847 में किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? लॉर्ड हार्डिंज वन के कार्यकाल के दौरान हुआ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं 1848 से 1856 के बीच में, लॉर्ड डलहौजी। इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई है। डलहौजी अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, एक सिटी का नाम भी है हिमाचल प्रदेश में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, सबसे पहले आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1848 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि मान लेते हैं कि अगर कोई एक किंगडम है और उसमें मान लेते हैं आगे उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उनका कोई लड़का नहीं है, अगर कोई उनका अपना लड़का नहीं है, तो यानी कि वो जो किंगडम होगा वो ब्रिटिशर्स को लैप्स हो जाएगा, यानी कि उस पर ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेंगे अगर कोई उस पर लीगल हायर नहीं है। चार्टर एक्ट 1853 आया इनके टाइम पे। फिर बैथून कॉलेज स्कूल बना, यानी कि बैथून जो स्कूल 1349 में वो इस्टेब्लिश किया गया बाय जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथून के द्वारा, यानी कि इसमें आप एलियट बैथून देख लो कि एलियट बैथून के द्वारा बैथून स्कूल को 1849 में इस्टेब्लिश किया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया 1854 में, जिसने पढ़ाई के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें कही गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट शिमला। शिमला को जब ट्रीटी ऑफ सगोली से नेपाल से ले लिया गया, तो क्योंकि उससे पहले शिमला जो था वो नेपाल के पास हुआ करता था, ट्रीटी ऑफ सगोली से वो भारत में उसका विलय हो गया, तो समर कैपिटल बना दिया गया शिमला को। सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर होता है 1852 में। इसका सॉल एम यह था कि डलहौजी वॉज टू ह्यूमिलिएट एंड एनेक्स मोर ऑफ बर्मीज टेरिटरीज। तो सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर सिर्फ इसलिए हुआ कि जिससे कि बर्मा को और ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जा सके, उसको और ज़्यादा अपमानित करा जा सके, और वहाँ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज हो सकती हैं म्यांमार की, बर्मा की, उसको छीना जा सके। ये बर्मा वाज अटैक्ड अनप्रोवोक्ड, यानी कि बर्मा ने यहाँ पे, म्यांमार ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद भी उस पर अटैक कर दिया गया। पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में। पहली टेलीग्राफ लाइन आई डायमंड हार्बर के बीच में और कलकत्ता के बीच में 1851 में। पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है 1854 में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, जो आज के टाइम पे भी काफ़ी कार्य करता है, तो लोक निर्माण विभाग का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1854 में। सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो 1848 से लेकर 1849 तक के बीच में होता है। ब्रिटिश टोटली डिफीटेड द सिख एम्पायर एंड एनेक्स्ड पंजाब। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर को बुरी तरह से डिफीट कर दिया और पंजाब को उसमें कब्जा कर लिया। संथाल रिबेलियन होता है 1855 में, जिसमें 15,000 संथाल्स को ब्रिटिश आर्मी के द्वारा मार दिया गया और उनके जो ड्वेलिंग्स थी, उनके जो घर थे, उनको हाथियों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1856 पास होता है इनके कार्यकाल के दौरान। फिर जो अवध है, यानी कि अवध है, उसका एनेक्सेशन किया गया, उसका कब्जा किया गया एलिजिड इंटरनल मिसरूल के द्वारा। हालांकि अवध का जो एम्पायर था, वो अवध का एम्पायर ब्रिटिशर्स के फ्रेंडली रिलेशंस में था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कब्जा करने के लिए उस पर एक मिस गवर्नेंस का एक क्लेम कर दिया गया कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रहा है, यानी कि शासन जो है तरीके से नहीं हो रहा, और उस पर कब्जा कर लिया गया। बैंड फीमेल इन्फेंटिसाइड कम्प्लीटली, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था, यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या थी, उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया।
और ह्यूमन सेक्रीफाइस जो था, इंसानों का जो सेक्रीफाइस था सेंट्रल प्रोविंस में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, उसको भी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट आता है 1856 से 1857 के बीच में लॉर्ड कैनिंग रहे। और फिर 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में नया एक्ट आता है और उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना होकर उनको वाइस रॉय कहा जाने लगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वाइस रॉय। पहले लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग है, इनके टाइम पे हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। इसको पहले, इस लॉ को लॉर्ड डलहौजी ने ड्राफ्ट कर दिया था, लेकिन जो पास हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ। इंडियन रिबेलियन हुआ 1857 का, जो कि बहुत ही फेमस है। और कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यानी कि तीन ही जो प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, उन तीनों में अलग अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई 1857 में, चाहे वो कलकत्ता में हो, बॉम्बे में हो और मद्रास में हो। तो गाइस, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, इनके ऊपर हमेशा सवाल पूछ लिया जाता है, क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे कि इसमें वाइसरॉय 1857 के बाद से जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग के बाद से कौन कौन वाइसरॉय हुए 1947 तक, 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद होता है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।